बहुत बहुत स्वागत मैम आपका एपीएन दर्पण में। एपीएन दर्पण एक ऐसा कार्यक्रम मैम जिसमें हम वही दिखाएंगे जो वास्तविक तस्वीर है। दर्पण जैसे वास्तविकता दिखाता है वैसे बिना लाग लपेट के साफ तौर पर साफ तस्वीर, और आपसे ज़्यादा राज्य की साफ तस्वीर और कौन इस वक्त दिखा सकता है। अब सबसे पहला मेरा सवाल यही है आपसे कि जिस तरह से आप तो वो नेता हैं जिसने इस राज्य को जन्मते बढ़ते पलते देखा है, आज की तारीख में आपसे पूछूं कितनी संतुष्ट हैं आप यहाँ के विकास से? देखिए, अभी अभी मुख्यमंत्री जी के विचार मैं भी सुन रही थी, सदन में भी और सदन के बाहर भी जी, और आपके चैनल पर भी। सच ये है जैसा उन्होंने भी खुद कहा, मैं 1974 से उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में रही हूँ जी। 24 वर्ष उत्तर प्रदेश में और लगभग 15 वर्ष यहाँ हो जाएंगे। इस कार्यकाल में बहुत सभी तरह की सरकारें आई, ऐसा नहीं केवल कांग्रेस की थी, बीजेपी की भी रही, समाजवादी पार्टी की भी रही, बहुजन समाज पार्टी की भी रही। ठीक है, जो भी मुख्यमंत्री आता है वो प्रयास करता है कि वो राज्य को आगे बढ़ाए, उसे यश प्राप्त हो, पर इसका निर्णय जनता सही करती है। मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी नमामि गंगे योजना, दिन भर पार्लियामेंट से लेकर और राज्यों के असेंबली में बहस होती है। गंगा कितनी स्वच्छ हुई, महाराज जी भी सामने बैठे हुए हैं, मैं उन्हें भी नमन करके बोल रही हूँ कि गंगा कितनी स्वच्छ हुई। हरिद्वार में भी गंगा है, हमारे से ही गंगा निकलती गंगोत्री से गंगोत्री से निकलते निकलते वो यहीं आकर कितनी गंदी हो जाती। मेरे ख्याल अरबों करोड़ों रुपए, मेरे पास फिगर नहीं है, लेकिन करोड़ों रुपया इसमें खर्च हो चुका, जिसमें नीयत किसी की भी खराब नहीं थी, लेकिन सिस्टम से गंगा साफ नहीं हुई। नीयत अच्छी हो सकती है, हम दुनिया के देशों में जाते हैं, मैं तो इजिप्ट से नील नदी निकलती है, तो मेरे पास साथ एम्बेसी की एक लड़की थी, मैंने कहा इसमें कूड़ा डाल सकते हैं, उसने कहा जी नहीं। मैंने कहा कैसे पता चलेगा? बोले तुरंत कैमरे में आ जाएगा। वो कच्ची सी जगह थी, लेकिन वहाँ बहती हुई नदी में भी कूड़ा नहीं फेंक सकते थे। हम इतनी बड़ी गंगा को, जो गंगा सागर तक जाकर मिलती है, उसके साफ का संकल्प लें तो मुझे अच्छा लगा। दुनिया के देशों में समुद्र को भी साफ रखते हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया का एक समुद्र जो मशहूर है इस बात के लिए, वो अपना वो घुमाते थे, कोई कंकड़ हो उसमें चिपक जाएगा चुंबक की तरह। लेकिन हम एक नदी नहीं, किसी भी, चाहे यमुना हो, चाहे गंगा हो, सरस्वती हो, जो भी हो, हम साफ नहीं कर पाए। और मुझे शक है, इसके लिए राजनीतिक दृष्टि से दोष देने की जरूरत नहीं है। हमारा सिस्टम ऐसा है कि उस सिस्टम से आप पूरा नहीं करा पाते हैं। ब्यूरोक्रेसी अपनी जगह होती है, पॉलिटिकल बिल अपनी जगह। पर इंदिरा जी, यही तो आरोप है कि उस सिस्टम के सबसे बड़ा हिस्सेदार तो आप लोग स्वयं रहे हैं। नहीं, हमें नहीं इसमें कोई स्वीकार करने में दिक्कत है, पर हमने नमामि गंगा का नारा नहीं दिया था जी। अंतर इतना है, हमने जिसने नारा दिया उनकी जिम्मेदारी इसे पूरा करें, वो नहीं हो रहा है पूरा। और एक गंगा ही क्यों, अभी रिश्वना नदी के बारे में मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन से भी कहा, अच्छी बात है उनकी भावना, हम भी चाहेंगे कि देहरादून के अंदर जो नदी बहती वो सुंदर हो जाए, सुंदर दिखाई दे, पानी भी हो उसमें, पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। उसकी शुरुआत भी मुझे नहीं दिखाई दे रही, मैं बारीक आंखों से भी देख रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। तो हम नियत में हम किसी की शक नहीं कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर जब काम नहीं उतरता है तो जनता को निराशा होती है। जैसे जी, इस समय की सबसे बड़ी समस्या है, इसी उत्तराखंड नहीं पूरे देश भर में युवा बेरोजगार है। भारत सरकार ने वादा किया था 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नौकरी देंगे जी, तो 5 वर्ष में 10 करोड़ हो जाती। अरे 10 करोड़ की आधी भी मिल जाती। हमारे ही राज्य में स्वयं हम भी सरकार में रहे हैं, रिक्तियां हैं, भारी रिक्तियां हैं। हम जो वर्ग गौ है जिसमें क्लास 3 के लिपिक आदि की नियुक्ति आती, हम उसे भी नहीं भर पा रहे हैं, और रिक्तियों को की अधिसूचना नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सैलरी देनी पड़ेगी। आज भी ये तो डबल इंजन सरकार है, और मैं वित्त मंत्री रही हूँ, मेरे सहयोगी समकक्ष मेरे छोटे भाई इस समय वित्त मंत्री, जिन्हें मैं रोज फोन करती हूँ कि भाई सैलरी देना
कमिटेड एक्सपेंडिचर है, यानी कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं फाइनेंस में जो करने ही होते हैं, हम सैलरी क्यों नहीं दे पा रहे हैं। तो उनने मुझसे एक दो उदाहरण दिए। मैंने कहा यहाँ के नर्सिंग कॉलेज में 1 वर्ष से तनख्वाह नहीं मिली। खैर मेरे कहने के 3 महीने बाद जो भी किया होगा, मैं वित्त सचिव को भी फ़ोन करती हूँ कि भाई तुम मेरे भी वित्त सचिव थे, इनके भी थे, हम पर सिंगल इंजन था, ये ट्रिपल इंजन में चल रहा है, सैलरी क्यों नहीं बच रही है। तो वो हंस देता है, क्योंकि हो सकता है फ़ोन पर बात करने में वो संकोच करता हो। इतनी मुझे भी फुर्सत नहीं मिली कि उसे बुला के पूछूं। मैंने कहा भाई हम तो सैलरी दे रहे थे, तुम कहाँ फेल हो। अब हो सकता है उसके मन में बहुत सारी बातें, लेकिन मैं व्यक्तिगत बिठाकर पूछ नहीं पाई। तो जब बहुत अच्छा लगता है कि हम बड़ी बड़ी इमेजिनेशन, सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी बातें बताएं। बड़ा अच्छा बोल रहे थे मुख्यमंत्री जी, उन्हें बड़ी बधाई। लेकिन भैया जमीन पर उतर जाए, हमारी मांग ये है। नियत और वास्तविकता के बीच के जो अंतर है जी, वो कमी कहाँ पाती हैं आप? क्या आपको लगता है अगर आप मुझसे कहें हवाई वादे ज्यादा करने लगी? जैसे मैं स्वयं रही और यहाँ के जो लोग होंगे देहरादून से, मेरे पास PWD जैसा डिपार्टमेंट था जिसमें न मेरे यहाँ कोई ठेका लेता था, मैं खुद जानती थी। पर सड़कों का निर्माण उसी समय नारायण दत्त तिवारी की सरकार में मैंने किया, इसलिए क्या रुपया भी मिलता रहा, मैं कमिटेड सी थी उसके प्रति। सारी सड़कें टूटी हुई है भाई। कहाँ गडकरी जी की, मैं गडकरी जी को जितना पढ़कर जानकर देखा कि वो अच्छे काम करने वाले। अरे हम देहरादून से हरिद्वार तक नहीं आ सकते, हरिद्वार तक नहीं पहुंच पाते, सालों हो गए। एक ठेकेदार बदल दिया, सुना दूसरा ठेकेदार बदल दिया, सड़क नहीं बन रही है। अरे भाई क्या करोगे। हम देख रहे हैं सीमेंट की सड़कें बना रहे हैं, पहली बार ही बनाई उन्होंने, सीमेंट की सड़कें बना रही, पैसा ज़्यादा लग रहा, बुरी बात नहीं है, बनाए। आपकी नीयत बहुत अच्छी होती होगी, लेकिन कहाँ है वो मशीनरी, काम नहीं हो रहा है, धक्के खाते होते हैं। मैं ट्रेन से जाती हूँ, मैं कार से नहीं जाती हूँ कि अब अपनी इतने 40-45 वर्ष की राजनीतिक सेवा के बाद उतने धक्कों की चोट मैं नहीं सह सकती हूँ, तो इसलिए मैं ट्रेन से जाती हूँ। लेकिन जितने गड्ढे और ट्रेन है, अब हमारे महाराज जी जरूर दिल्ली से यहाँ तक कैसे आते होंगे, तो इतने गड्ढे हैं कि हमारे साथ कलीग MLA मिनिस्टर जो होते हैं तो सब यही कहते हैं कि अरे भाई सुबह दौड़ना पड़ा आज भी, जैसे कल से शाम से आए, बहुत से आए ही नहीं आज। तो अरे सड़क तो ठीक कर दो, गंगा साफ नहीं हो रही है, बड़ा काम है, अरे सड़क ही बना दो। अब मुझे नहीं पता आप कहाँ तक दौरा करती, अरे सड़क कोई तो काम कर दो कि रपकती सड़क। जिस समय मैं मंत्री थी, गर्व से कह सकती हूँ, नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे, लोग रपकती सड़कों पे चल रहे थे। मैं ये नहीं कर रही हूँ पूरे उसमें, लेकिन यहाँ से लेके वहाँ तक लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था। सुबह 9 बजे से मैं फ़ोन कर रही थी रात के 9 बजे तक, हर जगह एक अच्छा इंजीनियर भेजा। तो नीयत खराब नहीं हो सकती है, ज़मीन पर तो नहीं काम हो रहा है, धक्के खाती हुई क्यों चल। लेकिन ऐसा नहीं लगता इंदिरा दीदी की 2 सालों में ही ज़्यादा उम्मीद बांध ले रहे हैं हम इस सरकार से? इसके पहले भी जो सरकार नहीं, देखिए आप लोग स्वयं हिस्सेदार थे, देखिए मैं भी बहुत कुछ था जो नहीं हुआ था। नहीं, मैं तब आप ये कह के तो नहीं बच सकते कि सिंगल इंजन सरकार थी। नहीं, देखिए हम बिल्कुल कभी नहीं बचेंगे जी। जब भी हो सरकार की नीयत होती काम करे, अगर काम नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब आप करवा नहीं पा रहे हैं। जी, मैंने करवाया है, इसलिए ये मैं दावा करती हूँ। और जो करवा नहीं पा रहा है तो फिर वो बातें बड़ी बड़ी अच्छी लग सकती हैं, नदी की सफाई से लेके सौंदर्यीकरण से लेके। अरे भाई कहाँ है सड़क, और शौचालय को लेके, स्वच्छता को लेके इतना शोर मच रहा है। अभी तमाम नगर निगम बने हैं, जो पुराने बने हुए थे उन्हीं में कर्मचारी नहीं थे, और सफाई के लिए कूड़ा उठवा लिया आपने। अरे कूड़ा कहाँ डंप कर रहे हो, उस कूड़े का क्या करोगे? सारी दुनिया में कुछ ना कोई कागज बन रहा है, कहीं बिजली बन रही, कहीं कुछ हो रहा है, उससे पैसा मिलेगा। अभी इस दिशा में हम नहीं बढ़े हैं, केवल आलोचना की दृष्टि से नहीं, हम अपना भी मूल्यांकन करना चाहिए। हम अपना भी मूल्यांकन करते हैं, हम क्या नहीं कर पाए थे, क्या हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, हमारी बहनें जहाँ खेतों में शौचालय के लिए सुबह उठकर जाती थी, अंधेरे में जाती थी, जानवरों का भी डर होता था, हमने एक मुहिम चलाई कि अब उन्हें ऐसे न जाना पड़े। इसकी बधाई देनी चाहिए, अच्छे काम है ये। लेकिन अब ये हो गया अभी पूरा, ऐसा नहीं कहीं पानी नहीं है, कहीं बहुत सी दिक्कत। मेरे जो अपने निजी अनुभव हैं, नॉर्थ और साउथ का अंतर। साउथ इंडिया में आप जाइए, मुझे एक मौका मिला था, किसी एक टूर था हमारे विधान परिषद से वहाँ का जी। तो एक जगह रास्ते में रुके, मैं विचार करती रही वॉशरूम में जाऊं या नहीं। वो इतने छोटे से गांव में छोटी सी, इतना साफ था
कि मैं उनकी सफाई देख के सोचा हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। आप ट्रेन में ही चाहिए, हमारे ट्रेन में एसी फर्स्ट और एसी फर्स्ट से भी कोई बड़ा हो, उसका टॉयलेट देख लो, एक बार जाने के बाद आप जा नहीं सकते, बड़ी चिंता करनी पड़ती है कि ये साफ है या नहीं। तो अभी बहुत बेसिक बात, जिस सफाई स्वच्छता को हमने अभियान चलाया, अच्छी बात है, अभियान चलाते चलाते कुछ के मन में वो बस जाता है, जो कुछ नहीं करते थे वो कुछ करने लगते हैं। लेकिन केवल नारों से संतुष्टि नहीं होगी, जमीन पर दिखा दो, एक ही काम कर दो, सड़क बना दो, एक ही काम कर दो, गंगा साफ कर दो, कोई एक काम को तो पूरा कर दो। लेकिन उनका आरोप यही है कि आपने इतना बिगाड़ दिया है कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ किस्सा तमाम करें समझ में नहीं आता। अब ऐसा है, भारी बहुमत से इस समय उत्तर प्रदेश विधानसभा में आप जानते हैं 57 वर्सेस 11 हैं जी। तो इतने भारी बहुमत से आप बैठे, कहीं आपको अविश्वास की गुंजाइश नहीं, कहीं आपको काम करने में कोई दिक्कत नहीं, कहीं सरकार गिरने का कोई डर नहीं, तो पूरे ढंग से हमें छोड़ दीजिए। 1957 से पूछ लीजिए, जब मेरे आसपास चलते, खुला बोल रही हूँ मैं, वो भी खुश हो जाएंगे। तो मैं कहती तुम ज़्यादा जीत आए हो, काम नहीं हो रहा कोई, अरे दीदी करके निकल जाते। हर व्यक्ति जो अपनी विधानसभा से जीत कर आया, उसकी जनता उससे कुछ सवाल पूछती है, कभी कभी कंपैरिजन भी करती है। तो प्रश्न ऐसा नहीं समझना चाहिए। कभी कभी संकोच में बहुत सारी बातें अपने मुख्यमंत्री या उन लोगों से नहीं कर पाते लोग, लेकिन जो जिस क्षेत्र से चुन के आते हैं, उनके जनता से किए गए वादे उन्हें पूरे करने पड़ते हैं। जमीन पर काम नहीं उतर रहा है, बस मेरा तो ये कष्ट भी है और बिल्कुल नहीं उतर रहा है ये आपको। हाँ, राजनीतिक रूप से मैं कोई आरोप, जमीन पर काम उतारिए, वो केवल ब्यूरोक्रेसी को करना और आपके इंटेंशन से। लेकिन आपका इतना अनुभव है इंदिरा दीदी, आप ऐसे में क्या सजेशन देना चाहेंगी सरकार को कि किस तरह से आखिर काम करें? क्योंकि ये जो मंच है वो मंच, इसमें ऐसा है कि नेता और सरकार और जनता सबकी सहभागिता होनी चाहिए। से बहुत से लोग बीमार हो जाएंगे, तो आप कहो तो मैं पूरा बीमार कर दूं। बिल्कुल आपको इजाजत है जी। किसी भी मुख्यमंत्री को 40-40 विभाग पास नहीं रखते, कोई हो, हमारी पार्टी का हो या उनकी, सब विभाग आपके पास है, काम कौन कराए? कौन काम कराए? PWD भी आप रख लोगे, इरिगेशन भी आप रख लोगे, पंचायत भी आप रख लोगे, ये छोटे काम है जो गांव पंचायत का आदमी करता है। तो कामों का बंटवारा होना चाहिए जी। और बड़े बड़े अनुभवी विधायक हैं जो जमीन में चल चल के यहाँ तक कि जिला पंचायत तक के अध्यक्ष अनुभवी है, जो विकास की बारीकी के लिए दीवानगों की तरह दौड़ते, आप उन्हें काम ही नहीं देते। तो काम दीजिए, भरोसा करिए, विश्वास करिए, तो जमीन पर उतरेगा। जमीन पर ये तभी उतरेगा जब ये लालच और ये मोह हम त्याग देंगे कि सर्वशक्तिशाली होकर हम बैठ जाए। वो एक ही नहीं है, कई हैं जी। बिल्कुल, कि सर्वशक्तिशाली होकर हम बैठ जाए तो जमीन पर काम नहीं उतरेगा जी। और तब शायद जनता से दूरी भी बन जाती है। तो दूरी हो जाती है। तो क्या आपको लगता है कि यही वजह रही कि जनता ने आप लोगों से दूरी बनाई थी? देखिए, इसमें वजह बहुत सारी होती है, इसमें कोई शक नहीं। हमें ये मूल्यांकन करना चाहिए कि हम यहाँ तक क्यों पहुँच गए। मूल्यांकन करना चाहिए और कर लिया है, अब वो यहाँ हम नहीं कहेंगे आपसे, मूल्यांकन तो करते हैं। नहीं, एक नसीहत आप अपनी पार्टी को भी दें जरूर। नहीं, देखिए ना, सही बात है कि रात के 2 बजे तक जग कर ही आपने जनता, पहली बात है जनता की विश्वसनीयता प्राप्त करना, और जनता से हमेशा सच बात कहे, उसको धोखे में मत रखे। और जनता की विश्वसनीयता, अपनी क्रेडिबिलिटी को प्रूव करना, अपनी विश्वसनीयता को सिद्ध करना, ये बहुत जरूरी होता है। कोई भी चीफ मिनिस्टर बैठे, कोई भी सत्ता में बैठे, और जब इसमें कमी आ जाती है तो ऐसी स्थिति आती है। बिल्कुल। 1 से 10 के पैमाने पे यदि मैं आपको कहूँ कि एक वरिष्ठ नेता के तौर पर, क्योंकि आप इतनी वरिष्ठ हो गई, तो दरअसल आप देखा जाए तो आप पार्टी और विचारों से ऊपर हैं, एक तरह से गार्डियन हैं इस राज्य के लिए, कितना आप नंबर देंगी इस सरकार को? देखिए, मैं तो प्रिंसिपल भी रही हूँ कॉलेज की जी। अब जरूरी है आपका नंबर। अब नंबर देने का काम मत कराइए, क्योंकि ना मैं निराश करना चाहती, जो अति उत्साह में है जी और वो समाज को आगे ले जाना चाहते हैं उसको, तो हम उन्हें निराश नहीं करना चाहती। मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छी भाषा में आपसे बहुत सारी बातें कह गए, हम उन्हें भी नहीं करते। हम सदन के अंदर भी इस तरह की हल्की कोई आलोचना नहीं करते। तो नंबर देने का काम ना कराइए। मैं ये भी नहीं कहूँगी मैं 10 में 0 दे रही हूँ, ये भी नहीं कहूँगी पास कर रही हूँ तो इसलिए छोड़िए। तो ये बड़ी विकट स्थिति है फिर एक स्टूडेंट के लिए। यही है। देखिए, मैं सन 70 से राजनीति में एक्टिव रूप से काम कर रही हूँ और 74 में ही मैं पहुंच गई थी और 24 साल उत्तर प्रदेश में रही
उसके बाद अब लगभग ये टर्म खत्म होने पर 15 वर्ष हो जाएंगे जी। तो एक लंबा अनुभव, कई मुख्यमंत्री, और जो भी मुख्यमंत्री के रूप में आता उसको यही लगता मैं यश प्राप्त करूँ और मेरे राज्य में काम हो। और मैंने सभी तरह के मुख्यमंत्री जो इस समय बहुत से लोग, हरे मुलायम सिंह जी को भी देखा, मायावती जी भी उत्तर प्रदेश में आ गई थी मुजफ्फरनगर कांड के बाद, तो एक से मैंने कहा भाई मुझे बोल लेने दे तो मैं मायावती जी को बताऊं, और मुझे याद है अब संसदीय भाषा में मैंने जो कुछ कहना था कहा। तो ऐसे मुझे बहुत सारे अवसर, अभी तक जितना आपका लंबा अनुभव है दीदी, आपने जितने लोगों को देखा है, आपके हिसाब से आप कौन ऐसा था जिससे वाकई आप मुतासिर थी, बहुत प्रभावित हुई और आपको लगा कि ऐसे राजनेता की जरूरत है किसी भी राज्य? देखिए, अगर काम करना किसी से सीखना है और जो समस्या खड़ी नहीं करता, आत्म प्रशंसा भी नहीं करता, वो एक ही व्यक्ति है जो अब चला गया इस धरती से, नारायण दत्त तिवारी। जिसने काम किया वो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे। और जब मैं उन्हें नोट भेजती थी कि अब केवल 5 करोड़ रुपए रह गए शेष, बड़े बड़े काम कैसे होते थे, तो वो लिखते थे कि तुम 100 करोड़ की योजना बनवा दो, मैं करवा दूंगा। उनकी भारत सरकार में इतनी शाख थी कि 100 करोड़ की जरूरत थी तो उन्हें मिल जाता था, डबल इंजन की जरूरत नहीं थी। अब डबल ट्रिपल इंजन के बाद भी पैसे नहीं है। मेरे पास, इसका उदाहरण भी बता दूं, मेरे पास एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आया, बोले साहब ये जो हमारे ये बने रहते इरिगेशन का था, इन्हें उठाने के लिए विधायक निधि से पैसा दे दो। मैंने कहा भाई मैं क्यों दे दूं, मैं नहीं दूंगी, उसमें जहां मैं चाहूंगी वहां दूंगी। तो उसने कहा साहब बिल्कुल पैसा नहीं है कि ये इतनी जरूरी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही। तो मैंने उससे कहा तुम सरकार के लिए एस्टिमेट बना के दो, मैं सरकार से पास करा दूंगी। लाया नहीं है वो आज तक भी, दे दे, लेकिन मैं ये पैसा तुम्हें नहीं दूंगी। तो अगर एक इरिगेशन डिपार्टमेंट का आदमी अपनी जरूरी आवश्यकता के लिए पैसा मांगे, उसको कोई सहारा नहीं, मैं ही विधायक थी वहाँ की, तो बेचारा मेरे पास आ गया। मैंने कहा भाई मैं नहीं दूंगी तुम्हें पैसा। तो हमारे अधिकारियों को, चाहे जिले का कलेक्टर हो या चीफ इंजीनियर हो, वहाँ उसे जानना चाहिए क्या आवश्यकता। अगर भेजता होगा तो यहाँ से मिलता नहीं होगा, क्योंकि हमें मालूम, चाहे हमारी सरकार हो, हमारे 2 आदमी दिन भर सेक्शन से लेके घूमते रहते थे तो पैसा मिल जाता था, क्योंकि वो हमारा आदमी था। औरों का क्या हाल होता होगा हम इसे भी जानते हैं जी। तो आज भी स्थिति वही है, कहीं ऐसा नहीं कि इतनी सुधर गई हो कि गया उस पर लिखा होगा अर्जेंट और पैसा मिल जाए, पैसा नहीं मिलता है। और भाई मैं प्रकाश पंत की तारीफ ही कर दूं, जब मैं फ़ोन करती हूँ तुरंत उठाते। मैंने कहा भैया जी एक इंजन अब और चौथा कहाँ से आएगा, 3 तो मिल गए तुम्हें जी। वो भी चुप रहते। बहुत सारी दिक्कत है। तब मैंने सोचा ये जीएसटी लग गया, ऐसा तो नहीं, वैट में तो पैसा सीधा आ जाता था, अब ये कमी नहीं। अभी मैं पूछूंगी एक दिन वित्त सचिव से कि जीएसटी के कारण ये वादा किया था भारत सरकार ने, हम 3 वर्ष तक का घाटा सहेंगे, बियर करेंगे जी। तो मैं पूछने वाली हूँ ये पैसा तुम्हें मिल रहा है या नहीं मिल रहा, क्योंकि जीएसटी से कलेक्शन लगभग ठीक हो रहा है, क्योंकि वैट खत्म होकर जीएसटी के आने पर राज्य सरकारों में, यहाँ से लेकर देश भर की सरकारों ने, मैं भी उन बैठकों में बैठी थी, दिक्कत हुई। तो इसलिए पैसे की कमी, पैसा नहीं है। तो ये 2019 के मद्देनजर यदि मैं पूछूं इंदिरा जी आपसे, अब क्या दिक्कत होने वाली है फिर सरकार को, आप कहाँ देख रही हैं? देखिए ऐसा है, इससे भविष्य, जहाँ तक आपने कहा 2019 ठीक है, मैं देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी का सम्मान करती हूँ, मैं कोई ऐसी भाषा नहीं बोलूंगी। और राज्यों के जो मोदी जी बड़े खुशकिस्मत हो गए हैं, लेकिन आजकल मुलायम सिंह यादव भी उन्हें पुनः देखना चाहते हैं, विपक्ष भी उनका सम्मान कर रहा है, पर भविष्य क्या है ये आपसे जरूर जानना चाहूँगी। यादव एक बहुत अच्छे राजनेता है, मुलायम सिंह यादव बहुत अच्छे राजनेता है, और मैं उनके भी शासनकाल में 2 टर्म रही हूँ और मुझे मालूम बहुत अच्छे व्यक्ति है। अब उन्होंने उनके आपसी कारण कहा, अगर वो सचमुच चाहते हैं तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं, और सचमुच नहीं चाहते हैं और राजनीतिक वार था तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं। उन्होंने क्यों कहा, वैसे एक दिन पूछ लूंगी मैं फोन से उनसे कि आपने क्या सचमुच में कहा। तो ये अपनी जगह है। कारण देखिए, चुनाव जनता यदि एकजुट हो जाती है, जैसा प्रतिपक्ष एकजुट होने का प्रयास कर रहा है, और चुनाव में सत्ता बनाने वाले राज्य 2-3 ही हैं जी। नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पर है बिहार, और 42 सीटों से ममता का भी राज्य है जी, 42 सीट्स है। अन्य छोड़ दीजिए, 25 सीट, 24 सीट, 23 सीट या हमारी 5 सीट। तो अगर उत्तर प्रदेश और बिहार बिगड़ जाता है तो सरकार बनाना मुश्किल हो जाता है, संख्या तो गिरी जाती है। अब संख्या गिर जाती है तो कोई साथ देने आएगा नहीं। अब तक का जो आंकड़न
है, आकलन कर रहे हैं लोग, तो वो यही मानकर चल रहे हैं कि जो आकलन है सरकार बनाने का वो पक्ष में नहीं जा रहा है मोदी जी के। जी, अब बिल्कुल सब कुछ बदल जाए, मुलायम सिंह जी के पुत्र भी साथ आ जाए, भतीजा और बबुआ भी साथ हो जाए सब, तो हमें नहीं पता। लेकिन आज की स्थिति में जो मतदाता की एकजुटता का आकलन है, मैं उत्तर प्रदेश में लंबा रही हूँ, सबसे मेरा कांटेक्ट है, बात भी करती रहती हूँ। बिहार में लालू जी में जेल में है, पर वो अब भी प्रभावी है। जी, उनका बेटा आपको दिखाई देता है, मैं इतनी दूर से ही बता रही हूँ इसे देखकर। और जो सत्ता में बैठा होता है उसे स्वाभाविक है लॉ एंड ऑर्डर सभी चीज़ों का जवाब देना पड़ता है। तो आज की जो वोटों की स्थिति है, यदि प्रतिपक्ष एकजुट हो जाता है तो इस देश में जातिगत समीकरण भी है, क्षेत्रीय समीकरण भी है, वो सब कुछ बदल सकता है। यदि वो समीकरण जुड़ गए जो अभी दिखाई दे रहा है, और 15-20 दिन में और ज़्यादा साफ हो जाएगा जब कैंडिडेट तय करेंगे, तो वर्तमान सरकार का बना रहना मुश्किल है। लेकिन यही एक बहुत बड़ा एक तरह से चुनौती है कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना है, और सब लोगों को एक जगह बिठाना और एक जगह रखना, ये अपने आप में चुनौती है। इन सब के बीच चुनौती इसलिए नहीं है जी कि सब परिवर्तन चाहते हैं, यानी अपनी जगह चाहते हैं। अपनी जगह ढूंढने के लिए कुछ झुककर भी समझौते कर लेंगे, ऐसी मेरी समझ है। जैसे मैं उत्तर प्रदेश को ही देख रही हूँ, प्रियंका जी के आने से एक बदलाव आएगा, ऐसा नहीं कोई जादू की छड़ी नहीं चलेगी, पर चल जाएगी। अभी वो रात रात भर जग रही, मैं भी देख रही हूँ बड़ी बारीकी से, जो सवाल वो कर रही हैं, जो काम कर रही है देख रही, तो लोगों ने देख लिया किसके वोट काटेंगे। जातिगत होता है ना, सब किसके वोट काटेंगे। तो अभी तो थोड़ा थोड़ा सबको नुकसान होगा। मुझे लगता है वहाँ भी। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस एक वोट कटवा पार्टी के रूप में उभरेगी? ऐसा देखिए, उसकी जो उम्मीद थी एक सशक्त पार्टी के रूप में। हमारे यहाँ पर्सनैलिटी कल्ट है, हाँ, और व्यक्तित्व तो रहे हमारे नहीं, दुनिया के देशों में भी, तो इसलिए उनके आने से बहुत फर्क पड़ेगा। उत्तर प्रदेश और बिहार में पर्सनैलिटी कल्ट भी काम करेगा और कांग्रेस मजबूत हो। परिंदा दीदी, बहुत ईमानदारी से मैं जरूर जानना चाहूंगी कि जो पर्सनैलिटी व्यक्तित्व की बात हो रही है, अभी तक जो राजनीतिक विश्लेषक भी बता रहे हैं लगातार, अभी तक क्या प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व का जवाब आप लोग ढूंढ पाए हैं? क्या आपको लगता है कि मोदी का जवाब प्रियंका गांधी बन पाएंगी व्यक्तित्व के रूप में? देखिए, आप कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करें, मेरे जैसे राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी को, विद्यार्थी भी मैं पॉलिटिकल साइंस की हूँ, ये विद्यार्थी को एक कष्ट जरूर होता है। आखिर आडवाणी जी ने रथ यात्राएं करा करा के आपको जमीन में गाड़ दिया। मुरली मनोहर जोशी प्रोफेसर इलाहाबाद के थे और हमारे कुमायूं के उत्तराखंड के रहने वाले। जब ये लगे किनारे लगा दिया गया और आयु निर्धारित कर दी गई। अब जब चुनाव आ रहा है तो कह दिया गया जितने एमपी हो यहाँ के, 75 वर्ष से बड़े हो या छोटे हो, तुम ही लोग लड़ोगे चुनाव। जी। तो जनता इसमें बोल कुछ नहीं सकती, आंतरिक मामले होते हैं। लेकिन इस उपेक्षा से भी आहत होती है, क्योंकि उस समय में आडवाणी ही वो थे जिनसे ये सब राजनेता जो बैठे वो जुड़े हुए थे। सब, किसी को उनका आशीर्वाद ज्यादा था, किसी को कम था, वो अंदर से आहत है, इसका भी असर पड़ता है। ऐसा नहीं वो बाहर की ही होती है लड़ाई जी, वो अंदर की भी लड़ाई होती है। और वो लड़ाई कोई स्वीकार करे न करे, मेरे जैसा आदमी जब आडवाणी जी को यूं मुंह फुलाए चुप बैठे देखता है तो कष्ट होता है। मेरा कोई रिश्ता उनसे नहीं राजनीतिक ढंग से, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता है। जैसे हमारे यहाँ किसी कोई बुजुर्ग हो गया और उसकी खाना खाती पीती औलादे उसको कर दे तो कैसा लगेगा? बिल्कुल। तो इसी तरह आडवाणी जोशी जैसे लोगों की उपेक्षा हमारे जैसे लोगों को अच्छी नहीं लगती है। हम उस राजनीतिक दल से कभी नहीं जुड़े रहे। ये उपेक्षाएं भी वक्त पर, आखिर शत्रुघ्न सिन्हा बोल ही रहे हैं, आखिर यशवंत सिन्हा बोल ही रहे हैं, क्योंकि उन्हें आभास हो गया आप फला को टिकट नहीं देंगे या फला को आप महत्व नहीं देते। लेकिन ये सब बोली काम करेगी, ये जातिगत समीकरण है जी, वहाँ सिन्हा लोग ही जीतते हैं। बिल्कुल, यशवंत सिन्हा और जब शत्रुघ्न सिन्हा एक हो जाएगी तो वही जीतेगा, इंडिपेंडेंट भी जीत जाएगा जी। इनका आंतरिक कलह की बात हो रही है इंदिरा जी, तो जब मेरे खुल के बोल रही है बातें। जी 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 बिल्कुल, और ये मंच भी वही है जहाँ पे आप खुल के बोले। आंतरिक कलह की जो बात हो रही है, तो आपके घर में सबसे ज्यादा युद्ध होते रहते हैं, और अभी हमने उत्तराखंड में भी इतनी सारी लड़ाइयाँ देखी हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी हम देखते रहते हैं, सत्ता की भी लड़ाई और आपस में एक दूसरे वर्चस्व की भी लड़ाई। हम ये नहीं कहते हैं कि देखिए
सभी राजनीतिक दलों में जी विचारों के उसका नुकसान आपको नहीं होगा? आपको लगता है विचारों का मतभेद? नहीं, विचारों के मतभेद होते रहते हैं जी। उसका नुकसान इसलिए हमें इस समय नहीं हो सकता है कि हम सत्ता में तो बैठे नहीं, एक राजनीतिक दल के रूप में खड़े हैं। उस समय बता दीजिए, जैसे आपने 3 राज्यों के चुनाव देखे, आप समझते हैं वहाँ के मतभेद नहीं थे जी। पर सब मतभेद खत्म हो गए, जनता जुट गई एक साथ और जीत गए। और बड़े महत्वपूर्ण राज्य थे, छोटे राज्य नहीं है। मध्य प्रदेश तो बहुत पावरफुल मजबूत राज्य था। और इसका जो तीसरा राज्य, इसका तो हमने अंदाज भी नहीं लगाया था। राजस्थान की हवा, राजस्थान की हवा चल रही थी। तो ऐसा ये जो सत्ता में बैठे होते हैं उनको ज़्यादा नुकसान की आशंका होती है। सत्ता से जो लोग बाहर हैं उन्हें नुकसान के मिल जाते हैं। भाई 4 सीट है, एक में तुम भी लड़ना चाहते हो, लड़ लो जी। बिल्कुल, लेकिन एक शायद इस बात के इशारे मिलने लगे हैं कि 2019 में स्त्री शक्ति बहुत हावी होने वाली है, चाहे वो मायावती हो, ममता हो या प्रियंका गांधी हो। भविष्यवाणी तो क्या उत्तराखंड में इंदिरा जैसी स्त्री शक्ति को हम और हावी देखेंगे? बता रखा तो देखिए, स्त्री तो हमेशा से प्रभावी रही है जी। लेकिन अब भी ये दुर्भाग्य है। मैं अभी ये जो अपराजिता एक हिंदुस्तान ने चलाया था, तो मेरा भी वो पोस्टर लॉन्च करने आए, तो मैंने उन्हें बताया जिस मुहिम को लेकर तुम चल रहे हो, आज भी देश की स्त्री उतनी मजबूत नहीं है। आज भी शराब पीकर उसके साथ अत्याचार होता है। कितनी भी बड़े पदों पर बैठी हो, उसे लोग साइड में किनारे फेंक देते। मैं आज भी बहुत संतुष्ट नहीं हूँ कि स्त्री को उसकी शक्ति मिली है। उसे अपने प्रूव करने में एक पुरुष से 10 वर्ष अधिक लगते हैं। तब अगर प्रूव हो जाए तो इनाम दे दीजिए। जैसे आप ही पूछ रही, बहुत अच्छा पूछ रही हूँ, मुझे नहीं पता तो आपके चैनल में तुम्हें कितना महत्व है, लेकिन मैं ध्यान से सुन रही थी, मुख्यमंत्री से लेकर अपने तक। तो आशीर्वाद से बहुत महिलाओं के कई गुण हैं। बड़ी कमिटेड होती है। आप किसी जगह महिला को दे दीजिए, कमिटेड होती, ईमानदार होती, दायित्व के प्रति, रिश्तों के प्रति भी ईमानदार होती हैं। लेकिन आसानी से महिला को नहीं देते हैं कि उन्हें डर होता है ये आगे बढ़ जाएगी, हमारा क्या होगा। जब आरक्षण का सवाल आता है तो हमारी पार्टी में भी हंसी होती, सब पार्टियों में धीरे कि महिला को आरक्षण दे दीजिए। अभी ये मुद्दा आया जी, मैं शायद राहुल जी कह रहे थे जब हमारी पार्टी आएगी तो हम महिलाओं को आरक्षण देंगे। अब मैं सोनिया जी के पास भी बैठती थी, वो धीरे से हंसती थी, मतलब वो मुझे इशारा देती थी क्या ये सब पुरुष बड़े खुश हैं जी। तो ऐसा नहीं, उस आरक्षण देने में तो मुझे तो एक व्यक्ति ने बैठ के बताया, भाई आज मेरी हो गई और कल इसकी आरक्षित हो गई, तो ये तो 20 साल को गई, महिला को देने को तैयार नहीं है जी। तो ये लोग, और खासकर उत्तराखंड तो नारी शक्ति का प्रतीक है। आर्थिक आधार भी उसी का, सामाजिक आधार भी, और ईमानदारी से कार्य करने की क्षमता भी उसी की है। लेकिन वो ये अधिकार छीन के जो ले लेगा उसी को तो मिल जाएगा। ममता ने तो छीन लिया, हमारी पार्टी में थी जी। और मायावती ने भी अपने ढंग से उत्तर प्रदेश की 2-3 बार मुख्यमंत्री रह के अपने को उस ढंग से सिद्ध कर दिया और डर भी पैदा कर दिया, जाति विशेष का समर्थन भी प्राप्त कर लिया। तो ममता तो अब भी बैठ गई थी रात भर धरने में, 2 दिन धरने में। तो खैर एनीवे, उस दबाव में कोई आए ना आए। अब मैं आजकल ये आकलन कर रही हूँ, वो 42 सीटों में जो 2 मिली थी, क्या वो वापस मिल जाएंगी? मुझे एक साहब ने कहा नहीं मिलेंगी इस बार उन्हें ज़्यादा। अब मैं इसका अध्ययन कर रही हूँ किसी से बात करके और ढंग से, कि ममता की 42 सीटें पूरी उसी के साथ चली गई या कुछ बट गई जी। लेकिन तो, अब एक इंद्र जी और सवाल, जब स्त्री शक्ति की बात चल रही है, आप कितनी खुश हैं उत्तराखंड में स्त्रियों की स्थिति से, और चाहे दलगत और विचारगत से मैं ऊपर होके जानना चाहूँगी कि और कहाँ ऐसा लगता है कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है काम करना? देखिए, मैं खुश इसलिए नहीं हूँ, काम जमीन पर नहीं हो रहा है। जमीन पर काम हो, जरूरी नहीं, अरे भाई आप किसी के लिए करना चाहो, जमीन पर तो काम करो। हालत क्या, हमारी सड़कों की क्या बुरी हाल है। पर्यटन प्रदेश है और हम रोजगार केवल पर्यटन प्रदेश से दे सकते हैं। बहुत बुरा हाल है, सड़क से कोई चल के आना नहीं चाहता। हवाई जहाज अभी उड़ान किया है, मैं बड़ी खुश हूँ ये उड़ान हो जाए पूरा, लेकिन उसकी क्या दिक्कत है, एक ही दिन यहाँ से पिथौरागढ़ उड़ान हो रहा था, उसकी खिड़की खुल गई जी, 9 लोग थे, बच गए मरने से, उसे हम सदन में उठा रहे हैं। तो आपने ऐसी कंपनी क्यों छाटी और उस कंपनी को क्या अब तक दंड दिया आपने? अरे असुरक्षित महसूस करेगा, डरेगा। मैं बहुत से ऐसे एमएलए और राष्ट्रीय नेताओं को जानती हूँ जो हवाई जहाज में बैठने से डरते हैं, खिड़की खुलने के बाद तो बैठेंगे ही नहीं जी। तो जमीन पर काम उतरना चाहिए, और जमीन पर उतरा हुआ काम सबको दिखाई देता है।
ऐसा नहीं कि नहीं दिखाई देता। जब अच्छा होगा तो आप ना भी चाहें अच्छा कहना तो अच्छा होता है। अच्छा काम जब दिखाई देता है तो लोग तारीफ करते हैं। तो काम जमीन पर नहीं दिखाई दे रहा है, और नहीं दिखाई दे रहा, सबको नहीं दिखाई दे रहा है अगर, तो परिणाम फिर पक्ष में नहीं आएंगे। वो उसके परिणाम उन्हें भुगतने होंगे। लेकिन एक जब आपसे मैं बात करूँ, लगातार आपके अनुभव के बारे में सोच रही हूँ कि इतना पुराना, इतना लंबा अनुभव आपका, बहुत आसान नहीं रहा होगा आपका सफ़र भी। कोई ऐसा मुकाम जो इस वक्त इस मंच पे आप बताना चाहें, जो आपके जहन में भी ताज़ा है और जो बहुत एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाता है आदमी, फिर उसे कोई मुकाम नहीं चाहिए होता जी, यही मुकाम चाहिए होता है, लोग उसे जाने। कोई एक ऐसा वक्त जो जिसमें आपको लगा कि शायद मैं एक सही व्यक्ति। हाँ, लगता है कभी कि अगर हम यहाँ बैठे तो हम क्या क्या करते। ये हमेशा होता है, ये हमेशा आदमी मन में सोचता है, क्योंकि इस प्रदेश को आप पर्यटन प्रदेश बना जाएंगे तो नौकरी, रोजगार, पैसा सब मिल जाएगा। आखिर दुनिया के और देशों में हम जानते हैं क्या है, स्विट्जरलैंड या दूसरे, उत्तराखंड से कम खूबसूरत है। उत्तराखंड बहुत खूबसूरत जगह है। हम इसे अगर पर्यटन प्रदेश बना दें, अपनी नदी संभाल लें, अपना पानी संभाल लें, अपना बर्फ संभाल लें, तो इसमें पैसा भी है, व्यापार भी है, पर्यटक भी। आप क्या पर्यटक नहीं आता? हवाई जहाज नहीं आएगा। कॉर्बेट पार्क है, इतना आदमी बाहर का आता है, इसका अंदाज यहाँ के पर्यटन विभाग को निकालना चाहिए। क्या है, फिर भी विदेशी नहीं आता आपके यहाँ, सुविधा नहीं, हवाई जहाज नहीं है। हवाई यात्रा होगी तो आएंगे, पैसा आपको देंगे। तो केवल एक काम करे यहाँ की सरकार, जो भी बने, कि वो इसे पर्यटन प्रदेश के रूप में विकसित करे। हवाई सेवा है, रेल सेवा। रेल सेवा क्या है? हम जिस ट्रेन से जाते हैं हल्द्वानी, उसका आधा डिब्बा फर्स्ट क्लास है। उसके कंबल को आप कभी नहीं ओढ़ेंगे, मैं तो नहीं ओढ़ती जी, मैं औरों को भी राय देती हूँ मत ओढ़ना। तो उसका कंबल नहीं ओढ़ सकते। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कभी मुझे रेल मंत्री आमने सामने मिल जाए तो मैं कह दूंगी तुमने बड़ी खूबसूरत खूबसूरत बोगी टीवी में दिखाई। हमने कहा काश हमें भी मिल जाती है ऐसी, तो वो नहीं मिल रही, क्योंकि देश तो इतना बड़ा है, तमाम ट्रेन चलती है। तो हम ट्रेन सुविधा भी उपलब्ध नहीं करा रहे, हवाई जहाज सुविधा भी उपलब्ध नहीं करा रहे, तो पर्यटक कैसे आए? कैसे? पर्यटक को बुलाइए, लाइए, रोजगार ही रोजगार है, पैसा ही पैसा है, ये करिए, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन 70 सालों के इतिहास में बहुत कुछ तो आप लोगों के भी हाथ में था। हमें देखिए 70 साल फिर आप अपना दामन कैसे बचा सकते? हम नहीं बचा रहे। 70 साल पहले यहाँ सुई भी नहीं बनती थी, सुई सब कुछ बाहर से आता था, और 70 साल में सब कुछ देश में बनने लगा। वो इन 4 सालों में नहीं बना, बन रहा था। भिलाई हो चाहे हो, जवाहरलाल नेहरू ने औद्योगिक उसकी स्थापना की। ये BHEL वगैरह जो आपके देहरादून हरिद्वार में, ये उस समय जवाहरलाल नेहरू ने स्थापना की। तो 70 साल बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे आगे आया। मोदी जी को अवसर मिला, उन्होंने मेक इन इंडिया क्या कहा है। अब मेक इन इंडिया का ही सामान आने लगे तो बहुत फर्क पड़ेगा पैसे का। तो ये नहीं, 70 सालों में सुई भी नहीं बनती थी, अब यहाँ हवाई जहाज भी बनने लगे, मारक विमान भी बनने लगे, सब कुछ बनने लगा। तो हमें गर्व है उन 70 सालों पर भी। बिल्कुल। लेकिन मोटे तौर पर आपसे पूछूं, प्रधानमंत्री मोदी की जो तमाम योजनाएं हैं, जिस तरह से उन्होंने उन सब योजनाओं का नाम दिया, मेक इन इंडिया दिया, स्टार्टअप इंडिया दिया, बेटी बचाओ, स्वच्छता, इन सभी योजनाओं से आप वैचारिक रूप से सहमत हैं? देखिए, कौन इस बात से सहमत नहीं होगा? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, सब सहमत होंगे जी। पर आज भी बेटी की क्या स्थिति है, आप महिलाएं आप खूब जानते हैं जी। क्या हर रोज दिल्ली की सड़क NCR हो या देश का कोई कहना है? आज छोटी सी बच्ची, 6 महीने की बच्ची और 6 साल की बच्ची की बलात्कार की घटनाएं सुनकर क्या लगता है हमें और आपको? अपने बच्चों को संभाल कर रखना। बहुत अच्छे नारे हैं, किसको अच्छा नहीं लगेगा कि बेटी को महत्व दो, ऐसा ना हो जन्म से पहले ही बेटी की मृत्यु हो जाए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बहुत अच्छा नारा है, इस पर कार्य होना चाहिए। सब हम सहमत हैं, क्योंकि बेटी के रूप में ही हम और आप आगे बढ़े हैं। लेकिन आज जब हम देखते हैं 6 महीने की बच्ची, 6 साल की बच्ची, 16 साल की बच्ची, आज भी महिला सुरक्षित नहीं अकेले जा सके जी। तो इन परिस्थितियों में नारों से काम नहीं चलेगा। जमीन पर उतारने के लिए कितने सख्त कानून आप बना रहे हैं, उससे काम चलेगा। बनाइए सख्त कानून, सारा देश साथ खड़ा हो जाए। यानी देश को अभी नारों की नहीं सख्त कानून की जरूरत, सख्त कानून की जरूरत है। और इसके अलावा मैं चाहूंगी यहाँ पे कुछ सवाल लोगों के पास भी हैं। नमस्कार मैडम, मेरा नाम मनोज इस्टवाल है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना था, अब वही बात विपक्ष में आ गई, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी से सिर्फ एक सवाल हुआ और वो चलते बने। हमसे पूछते रहे नहीं जाएंगे बिना
पिरोल की तो बात हो रही थी, लेकिन जो उत्तराखंड के सारे खेत बंजर हो गए, गांव उजड़ गए, चकबंदी करते करते लोग मर गए, कोई विधेयक पास नहीं होता। आप स्वरोजगार के लिए ग्रामीण पर्यटन की बात करते हैं, ग्रामीण पर्यटन की शर्तें इतनी टेढ़ी कर दी कि कोई भी जो ग्रामीण स्तर का आदमी है वो उस रोजगार से जुड़ नहीं पा रहा। क्या विपक्ष इन मुद्दों को ये सदन में सोमवार तक उठाने की बात करेगा या कुछ करेगा? सोमवार को ही हम एक सवाल ला रहे हैं कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से कि जितने जानवर हैं, जितने आवारा पशु हैं, वो वहाँ की खेती खाए जा रहे हैं। आखिर क्या व्यवस्था इसकी हम कर रहे हैं? कैसे पलायन ना हो, लोग कैसे अपने गांव के अंदर रहें? और जहाँ चकबंदी का सवाल है, स्वयं चकबंदी के लिए नारा चला, कुछ जगह सफल भी हुआ, लेकिन ये पूरी तरह सफल नहीं हुआ। तो जो पशु खाए जा रहे हैं उसका कोई मुआवजा देने वाला नहीं। सब पशु आप मार भी नहीं सकते, उसके लिए वन विभाग के नियम है, उससे आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। और जहाँ तक बंजर ज़मीनें, अभी जो कहा जा रहा था वो भी आपको ज़रा बता दूँ। ये जो बंजर ज़मीनें, कई करोड़ की योजनाएं बनाई जा रही हैं कि इस पर सोलर बिजली देंगे। वो सोलर बिजली आपको नहीं मिलने वाली उन टेंडर में, वो तो अडानी जी वो सोलर बिजली देंगे। अच्छी बात है, वो ही दे, कम पैसों में दे, मुफ्त दे, वो आपको नहीं मिलने वाला उसका टेंडर। उसका टेंडर आप अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, आप ले ही नहीं पाएंगे। तो जो बंजर ज़मीन बसाने की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, उसमें सोलर बिजली लगा दो, वहाँ के गांव के लोगों को फ्री दो या कुछ कम पैसों में दो। तो ऐसी ही व्यवस्था करा दीजिए। वो किसी छोटे आदमी वो टेंडर ले कहाँ से पाएगा जो उसकी सिक्योरिटी जमा करनी होती है? पर वो कोई और सवाल? मैं अभी बिहार की बात सुन रहा था। बिहार की चिंता के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, दिल्ली में शरद यादव जी हैं और लोग हैं। पहले हम बात करेंगे आगरा खाल, ब्यासी और काठगोदाम से ऊपर के हिस्से की। इसमें आप कितना बदलाव देखते हैं? आप सत्ता में रही हैं और बहुत प्रमुख नेता हैं। 1975 से उत्तर प्रदेश को आपने बहुत नज़दीक से देखा, और आपकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं? इनके पास चार धाम सड़क है, आपके पास आगे क्या विजन है? और जो आराकोट से लेकर अस्कोट तक का ऊपर का जो इलाका है हमारा, उसके लिए कांग्रेस किस रूप में देखती है? क्या हम लोग 18 वर्षों से ऐसे ही रहेंगे? ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। देखिए, आप जो जानना चाह रहे हैं ये सही है। हमारे पर्वतीय क्षेत्र सड़क से, पानी से, योजनाओं से वंचित रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कारण उसका योजना बनाना और योजना को स्वीकार करना। जो सरकारी योजनाएं थी वो बहुत फलीभूत नहीं हुई। ऐसा नहीं कि सब जगह नहीं हुई, अस्कोट से लेकर आराकोट तक काम सब जगह किया गया। और पर्वतीय विकास मंत्रालय भी रहा, उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश में भी काम किया गया। लेकिन ये सही है कि पर्वतीय क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षाएं कम विकास हो पाया, इसीलिए पलायन हुआ। स्कूलों की दृष्टि से पलायन हुआ, सुविधा की दृष्टि से पलायन हुआ, रोजगार की दृष्टि से पलायन हुआ। ये सही है। केवल एक ही तरह पर्वतीय क्षेत्र विकसित हो सकते हैं, वो है पर्यटन की संभावनाएं। केवल उत्तराखंड को पर्यटन राज्य घोषित कर दीजिए। केवल घोषित करने से काम नहीं चलेगा, पर्यटन की सुविधाएं दी। छोटे छोटे स्थानों के भी पर्यटन प्रदेश बनाया जा सकता है। दुनिया के देशों में जाकर देखिए, पर्यटन से ही उनकी सबसे बड़ी आमदनी है, रोटी भी है, रोजी भी है, नौकरी भी है। तो पर्यटन प्रदेश बनाकर ही हम उत्तराखंड को आगे ले जा सकते हैं, तभी वो सब सुविधाएं दे सकते हैं। आय के साधन होंगे तभी व्यय भी किया जा सकता है, केवल खाली व्यय नहीं हो पाता है। तो ये स्थितियां हैं। वो कांग्रेस उत्तर प्रदेश से रही तब हिल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट था, जब उत्तराखंड में आई तब भी स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा पहले मुख्यमंत्री बने, उसके बाद नारायण दत्त तिवारी बने। ये सब पहाड़ के ही रहने वाले थे, इन्हें पहाड़ की बारीकी से ज्ञान था और जो कुछ किया जा सकता था किया गया। सारे मैदानी अधिकारी दौड़कर पहाड़ में नियुक्ति के लिए आते थे, मैं आज भी जानती हूँ, उनके चेहरे दिखते थे। क्यों? यहाँ पैसा आएगा, हमारी आमदनी होगी। सेवा की दृष्टि से नहीं आए। इस व्यवस्था को हमें सबको सुधारना होगा। आगे भैया जब सरकार में आ जाएंगे तब आप मिलिएगा, आपकी राय सुनेंगे, तब वैसा ही करेंगे। अभी तो हम विपक्ष में हैं। एक आखिरी सवाल गोविंद जी से। एक सवाल मेरा आपसे है, व्यक्तिगत सवाल है कि आपका जो
बचपन से आपका जो अपना व्यक्तिगत जीवन रहा है वो बड़े संघर्ष का जीवन रहा है। आज इतने लगभग 45 साल के राजनीतिक जीवन के बाद राजनीतिक तौर पर कोई कसक आप महसूस करती हैं क्या? और इसी के साथ एक सवाल और है, आपने कहा था कि उत्तराखंड के विकास की सबसे बड़ी समस्या जो है वो खजाने की का खाली होना है। क्या सिर्फ यही समस्या है या हमारे जो राजनेता हैं उनका चिंतन और जो जिस दिशा में उत्तराखंड के विकास के लिए सोचा जाना चाहिए था वैसे सोचा ही नहीं गया? सही है आपकी बात। केवल शुरू से ही जब से मैं विधायक के रूप में या अन्य रूप में पहाड़ में रहती हूँ, एक ही चिंतन के साथ मैं गाड़ी में 5 घंटे 6 घंटे चलती थी कि हम समाधान तभी निकाल सकते हैं जब इसे हम पर्यटन प्रदेश, मैन मेड ब्यूटी एंड मैन मेड वो खूबसूरती यहाँ लाएं, तभी हम इसे पर्यटन प्रदेश बनाकर पैसा कमा सकते हैं। सब्जी वाला भी कमाएगा, गाड़ी वाला भी कमाएगा, रिक्शा वाला भी कमाएगा, टांगे वाला भी कमाएगा और साइकिल वाला भी कमाएगा। ये नहीं हो पाया और अपने ढंग से मैं बहुत सारी इमेजिनेशन अपने मन में लेके चलती थी। अब वो बहुत व्यक्तिगत बातें जिन्हें कह नहीं रही हूँ। कसक कोई नहीं, कसक एक है कि हम पर्यटन प्रदेश के रूप में सरकार में रहने के बावजूद, और हमें तो ये भाग्यशाली थे, हम प्रथम निर्वाचित सरकार में नारायण दत्त तिवारी जैसा व्यक्ति मिला जिसे पैसे की कमी नहीं रही। वो चाहे अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे या मनमोहन सिंह रहे, उनके फ़ोन से ही पैसा मिल जाता था। तो उनकी शाख थी, उनकी शाख पर पैसा मिलता था, वो दिक्कत नहीं रही। लेकिन फिर भी काम में कई उन्हें उदाहरण देती थी, आज मैं फला जगह से आ रही थी, बड़ा बुरा हाल है वहाँ का, वो उसी समय फ़ोन करते थे। पर नहीं, हम व्यवस्था नहीं सुधरी तब भी कि हम पर्यटन की दृष्टि से व्यवस्था सुधार पाए। कड़ी मेहनत करनी होगी और एक सरकार को अगर उसके पास इमेजिनेशन और विजन है, उसे 10 वर्ष का समय मिलना चाहिए। जरूरी नहीं 5-5 वर्ष, 2.5 वर्ष में सरकार बदल दो। उत्तर प्रदेश में तो 2-2 वर्ष में बदल जाती थी, हमें पता है लेकिन अब ये जनता अपनी सुविधाओं के हिसाब से देगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हृदय जी, आपने जो सजेशंस दिए हैं, जो आपने विचार रखे हैं। जाहिर सी बात है कि ये सारे विचार राज्य की भलाई के लिए हैं और बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब हम आप सबके सामने आएंगे तो गोविंद जी इस पूरे सेशन को आगे बढ़ाएंगे और तमाम अन्य लोग जो नेता हैं यहाँ पर और जो बाकी लोग हैं जो राज्य के विकास में सहयोग देने वाले हैं, उनसे बातचीत होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए APN।